हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका ट्यूटर, आपका होस्ट अमन बहल। और इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले, गुजराती, पंजाबी, बंगाली मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर लाना। पूरे मन से क्लास लिया करो, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश किया करो। रीडिंग को आसान बनाने की अपनी ये गुंजाइश यहाँ पे रहती है। आज का आर्टिकल लिखा गया है क्वेस्ट फॉर कोटा, बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट पे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे। शुरू करेंगे आर्टिकल को जल्दी से अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में सीखोगे, इस क्विज़ पे क्लास के अंत में आपको अप्लाई करना है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 11 क्वेश्चन हैं। आपको 11 में से 11 नंबर मिले। पूरे मन से क्लास को लेना। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी क्वेस्ट फॉर कोटा। कोटा समझते हैं आप? आरक्षण, रिजर्वेशन, उसका जो कोटा है उसकी बात हो रही है। और क्वेस्ट का मतलब होता है जी किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा, किसी चीज़ की ख्वाहिश। इसको परस्यूट या एस्पिरेशन भी बोलते हैं, ख्वाहिश को। आज मैं हिंदी मीडियम मीनिंग्स नहीं लिख पाया, साथ में थोड़ा टाइम की कमी थी। कल से आपको हिंदी मीनिंग्स भी मिलेंगे। कह रहा है जी क्वेस्ट हो रहा है कोटा के लिए। बांग्लादेश में ख्वाहिश है कोटा की। कुछ लोगों को कोटा चाहिए और मेजॉरिटी जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है वो चाहती है आरक्षण खत्म हो। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। बांग्लादेश नीड्स टू एड्रेस इट्स बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। कह रहा है जी बांग्लादेश को ज़रूरत है, बांग्लादेश नीड्स, क्या ज़रूरत है भाई? कि ये एड्रेस करे। एड्रेस का मतलब होता है हल निकालना, किसी चीज़ को संबोधित करना। बांग्लादेश को ज़रूरत है कि वो हल निकाले या संबोधित करे अपनी बढ़ती हुई यानी बूम करती हुई अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को, बेरोज़गारी के तूफान को। क्राइसिस यानी विपत्ति, अनएम्प्लॉयमेंट आप समझते होंगे, बेरोज़गारी को बोलते हैं। बूम करती हुई हर वो चीज़ है जो ग्रो कर रही है, तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बांग्लादेश में महंगाई क्यों बोल रहा हूँ, बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और इसको सरकार को एड्रेस करना होगा। अब देखने वाला क्या है सेंटेंस में। बांग्लादेश सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, एक देश का नाम है। वर्ब है इसकी नीड्स पिंक कलर में। एड्रेस वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, 2 क्लास पहले ही आपको बताए थे। नाउन फॉर्म में एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का पता। एड्रेस बोलते हैं ना अपने, मेरे घर का एड्रेस, मेरी ऑफिस का एड्रेस। और वर्ब फॉर्म में एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रोच करना, संबोधित करना या फिर किसी समस्या का हल निकालना, है ना, वर्ब फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। सारे मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में एक साथ देखो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास अच्छी लगती है, सब समझ में आता है तो आप अपने लाइक्स, है ना, रोका मत करो। आपका लाइक जो है एक जीरो कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। मॉक टेस्ट पासिस पे टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है 1-2 दिनों के लिए। काफ़ी दिनों बाद ये सेल आई है। 527 में आपको प्रो वर्जन मिल रहा है मॉक टेस्ट पास का फॉर 1 ईयर। प्रो वर्जन के अंदर आपको लगभग 75,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 720 एग्जाम्स के। आप एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, ईपीएफओ कर रहे हो, रेलवेज कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही मॉक टेस्ट पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। अब इसमें हार्ड भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, ईजी भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, हर तरह का मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा। साथ ही प्रो वर्जन है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें आ जाएंगे, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करने पे जो भी प्राइस दिखाए 599, उस पर कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 527 या फिर उससे भी कम। चलिए लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू नीड द पास यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ। चलिए वो कैब शीट क्वेस्ट फॉर कोटा सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। थोड़ा जूम इन कर दूँ। पहला वर्ड है फ्रेजाइल। और जब भी फ्रेजाइल वर्ड आपको सुने, दिखाई दे, तो इसको आप किसी कांच की चीज़ से जोड़ के रखा करो। कांच के गिलास जो होते हैं ना वो फ्रेजाइल होते हैं, भंगुर बोलते हैं हिंदी में। ऐसी चीज़ जो बहुत कमज़ोर हो, गिरते ही टूट जाए, जैसे मिट्टी का बर्तन फ्रेजाइल, है ना, कांच का गिलास फ्रेजाइल। देयर इज़ अ फ्रेजाइल डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक बहुत कमज़ोर सा डिफरेंस होता है एक सिपाही और आतंकवादी के बीच में, है ना। आपकी तरफ से है तो सोल्जर है, सामने वाले के लिए वो टेररिस्ट है। फ्रेजाइल को टेनुअस, स्लिम, डेलिकेट, फ्लिम्जी, इन सभी वर्ड से बताया जाता है कमज़ोर चीज़ों को। और इसकी नाउन फॉर्म होती है फ्रेजिलिटी, किसी चीज़ की भंगुरता,
किसी चीज़ की कमजोरी, तो फ्रेजिलिटी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। जो लोग बहुत हिंदी नहीं समझते हैं तो भंगुर का मतलब है चकनाचूर होने वाली चीज़ें कहलाती हैं भंगुर, है ना, हिंदी में बोलते हैं भंगुर। चलिए अगला वर्ड है ब्रेकआउट। देखो इस वर्ड को अगर समझना हो तो ऐसा समझो, एक बॉक्स है, इसमें कोई चीज़ रखी हुई है जो बाहर आना चाहती है। मान लीजिए इसमें कोई गुब्बारा है ना, वो गुब्बारा हवा वाला गुब्बारा, हीलियम वाला, जो इस बॉक्स से बाहर आना चाहता है, लेकिन ढक्कन लगा होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। तो क्या होगा, मान लीजिए उस गुब्बारे में आप हवा भरते जाएं, हवा भरते जाएं, और किसी तरीके से वो गुब्बारा इस बॉक्स को तोड़ दे, तो वो क्या करेगा, बॉक्स को ब्रेक करेगा और आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। अगर आप इस एनालॉजी को समझे तो इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आप समझ गए। किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना, बहुत जोरों के साथ में, समझ गए ना, जैसे गुब्बारा बॉक्स से निकला एकदम फट के, टायर में से हवा निकली है अचानक से फट के, तो इस तरीके से जब कोई चीज़ फटती है, अचानक से शुरू होती है, उसको करते हैं ब्रेकआउट होना। अब ब्रेकआउट एक वॉर हो सकती है, ब्रेकआउट एक क्राइसिस हो सकता है। वायलेंस ब्रोक आउट आफ्टर द इलेक्शंस, इलेक्शंस के बाद में वायलेंस ब्रेक आउट कर गई, अचानक से फट पड़ी, है ना, वायलेंस अचानक से शुरू हो गई। वायलेंस का मतलब समझते हैं हिंसा। दूसरा वाला इग्नोर कर देना, पता नहीं क्यों डल गया इधर। ब्रेकआउट को इरप्ट होना या सेट इन होना भी बोलते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत को। यू विल सी द फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है मैसेकर, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। कार्नेज और ब्लड शेड इसके सिनोनिम्स हैं। सिविल वॉर्स ऑफ्टन गिव बर्थ टू मैसेकर्स, गृह युद्ध जो हैं, सिविल वॉर्स जो हैं, अक्सर नरसंहारों को जन्म देती हैं। नरसंहार के लिए जिनोसाइड बड़ा कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा, फिर भी इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। अब देखो जिनोसाइड तो आपको पता है, लेकिन याद रखना मैसेकर, कार्नेज, पोग्रोम, है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये प्रोग्राम नहीं है, पोग्रोम है। तो ये वर्ड्स भी आप कभी कभी नरसंहारों के लिए यूज़ होता हुआ देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास जी अर्स्ट वाइल। देखिए मान लीजिए मैं कहना चाहूँ, लिबरलाइजेशन जो है, कोई भी घटना मान लो ना आप, मान लीजिए कहते हैं कि ये कानून जो है जीएसटी का, ये मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, इंडिया के पीएम। मैं ऐसे बोलना चाहूँ, हालांकि जीएसटी बाद में आया है, पर जीएसटी सोचा जो था मनमोहन सिंह की सरकार ने सोचा था। तो मैं अगर बोल दूं कि भारत के पीएम ने जीएसटी लगाने की सोचा था 2005 में, ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। क्यों? भारत के पीएम कौन है? आज की डेट में नरेंद्र मोदी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2005 के पीएम ने ऐसा सोचा था। तो अगर आपको कभी किसी पुराने वक्त के किसी आदमी की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए आप अर्स्ट वाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। किसी वक्त का ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट इज कॉल्ड अर्स्ट वाइल। यूज़ करके दिखाता हूँ। In 1971, erstwhile PM of India Indira Gandhi went against the tides and helped Bangladesh gain freedom। 1971 में उस वक्त की जो पीएम थी भारत की, इंदिरा गांधी, ठीक है। अगर erstwhile ना लगाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा इंदिरा गांधी आज भी पीएम है, पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, गलत बात है। मैं लिखूंगा उस वक्त की erstwhile पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, वो वेंट अगेंस्ट द टाइड हो गई। वेंट अगेंस्ट द टाइड का मतलब है ज्वार के खिलाफ जाना, लहर के खिलाफ जाना, है ना। तो वो लहरों के खिलाफ बढ़ी आगे और हेल्प किया बांग्लादेश को आज़ाद होने में, गेन करने में, फ्रीडम को। तो इस तरीके से वर्ड आपको यूज़ करना है। इसको आप आसान भाषा में फॉर्मर भी बोलते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप यूज़ होता हुआ देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्नो बॉल। बॉल मतलब गेंद, स्नो मतलब बर्फ़। देखो अगर आप बर्फ़ की गेंद बना दो हाथ से, मान लो कोई एरिया है, शिमला गए हो आप, मसूरी गए हो, ऊटी गए हो, वहाँ पे आपको बर्फ़ दिखी, आपने एक गेंद बना दी बर्फ़ की और पहाड़ पे ऊपर चढ़ के उस बर्फ़ की गेंद को लुढ़का दिया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे वो बर्फ़ नीचे आएगी, वो गेंद जो है अपने साथ में दूसरी बर्फ़ को लेती जाएगी और नीचे आते आते बर्फ़ का एक बहुत बड़ा चट्टान बन जाएगा। तो जब कोई छोटी सी चीज़ शुरू होती है छोटी चीज़ से, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक बड़ा फॉर्म ले लेती है, विकराल रूप ले लेती है, इस घटना को अंग्रेजी में, इस वर्ब को बोलते हैं स्नोबॉल करना। ठीक है, बिल्कुल जैसा अंग्रेजों ने बनाया है वैसे ही वर्ड बता रहा हूँ आपको। टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, किसी चीज़ का नियंत्रण के पार चले जाना, बड़ा छोटे से बहुत बड़ा बन जाना। द पैंडमिक हैज़ स्नोबॉल्ड इनटू इंटरनेशनल डिजास्टर। पैंडमिक जो है स्नोबॉल कर गई है, बदल गई है, बड़ी हो गई है और तब्दील हो गई है एक इंटरनेशनल डिजास्टर में, अंतर्राष्ट्रीय आपदा में। चलिए इसको स्पाइरल करना भी बोलते हैं।
आज आप स्नोबॉल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए डिटेल में हो गए पांचों वर्ड्स। जब आर्टिकल में आए वहाँ पे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। एक समरी आपको देते हैं आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो समरी ये है कि बांग्लादेश में चल रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और यही प्रोटेस्ट 2018 में भी हुए थे, आज से 6 साल पहले। और समस्या क्या है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बेरोज़गारी देश में बहुत है और आप देश में आरक्षण को हटा दो, क्योंकि आरक्षण की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिल रही। अब इनके यहाँ का आरक्षण वैसा आरक्षण नहीं है जैसा हमारे यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ क्या जातियों को मिलता है, बांग्लादेश में जातियों के अलावा मेजर पोर्शन जो है आरक्षण का वो मिलता है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को। 71 की वॉर में जो शहीद हुए थे बांग्लादेश की, उनके पोते पड़पोते जो है आज आरक्षण लेते हैं। 30% रिजर्वेशन इन लोगों के लिए। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार झुकी भी है, और शायद इस आरक्षण को फिर से वापस ले लिया जाए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बांग्लादेश में बहुत बड़ा है। सरकार को कुछ करना होगा ऐसा जिससे बेरोजगारी कम हो और देश में शांति हो। आज का संदेश है इस आर्टिकल का, ठीक है। तो सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, शुरू करते हैं। ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगा नहीं पढ़ने में। कह रहा द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश अगेंस्ट द controversial job quota system, which have claimed at least 163 lives, have exposed the fragility of the civil society and state relationship in Prime Minister Sheikh Hasina's country. कह रहे जो वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट हैं, जो आक्रामक बच्चों का प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट समझते हैं ना, विरोध प्रदर्शन जो बहुत वायलेंट है। कह रहे ये जो हिंसक प्रदर्शन हैं बांग्लादेश नाम के इस देश में, और ये हैं खिलाफ बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही कंट्रोवर्शियल जॉब्स में होने वाले आरक्षण या कोटा के सिस्टम के। कह रहा ये जो प्रोटेस्ट हैं, और ये वही प्रोटेस्ट भी हैं जिन्होंने क्लेम कर दिया है, जिन्होंने दावा ठोक दिया है कम से कम 163 जिंदगियों का। इतने लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं। कह रहा ये जो प्रोटेस्ट हैं इन्होंने कर दिया है एक्सपोज, इन्होंने सबके सामने ला के रख दिया है। एक्सपोज करना, किसी चीज़ को सबके सामने ला के रखना। और किस चीज़ को? उस फ्रैजिलिटी को, उस कमजोरी को, उस भंगुरता को जो है बांग्लादेश के सभ्य समाज और वहाँ के राज्य के, वहाँ की सरकार के रिलेशनशिप का। तो वहाँ की सरकार और वहाँ के नागरिकों का रिश्ता बड़ा ही फ्रेजाइल है, उसकी फ्रेजिलिटी को इन प्रोटेस्ट ने दिखाया है। और ये कहाँ है रिलेशनशिप? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के इस कंट्री में, बांग्लादेश में। और कह रहा है जी डिस्पाइट हर बैक टू बैक इलेक्शन विक्ट्रीज, और ये तब हो रहा है बावजूद इस शेख हसीना मैडम के एक के बाद एक बैक टू बैक इलेक्शन में जीत के। तो ये जीतती ज़रूर है इलेक्शन में, लेकिन इनकी सरकार का इनके लोगों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। और ये हमें पता लगता है वॉलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जिसमें लोग सरकारी सिस्टम के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 163 जाने इसमें जा चुकी हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, सब ध्यान से देखना, स्टूडेंट प्रोटेस्ट सब्जेक्ट है, हैव एक्सपोज्ड इसकी वर्ब है। प्रोटेस्ट ने एक्सपोज कर दिया है फ्रेजिलिटी को, भंगुरता को, कमजोरी को। विच आया है प्रोटेस्ट के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच की वर्ब है हैव क्लेम्ड। क्योंकि प्रोटेस्ट प्लूरल है इसलिए विच की वर्ब भी प्लूरल है। देख रहे हो, ये नहीं तो हैज भी लगा सकते थे, हैव क्यों लगाया? प्रोटेस्ट प्लूरल है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल द ट्रिगर वॉज अ हाई कोर्ट डिसीजन लास्ट मंथ टू री इंट्रोड्यूस द ओल्ड कोटा सिस्टम। अब देखो डैश लगा रहा है, 56% of government jobs for different categories, including 30% for the descendants of freedom fighters. Mr. Hasina's handling of the crisis made the situation worse. जब भी ऐसा सेंटेंस आए, सिंपल सा फॉर्मूला आपको समझाया हुआ है, दोनों डैश के बीच का जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, उसको पढ़ो ही मत। तो बाकी का पढ़ लेते हैं, बाद में ये ऐड कर देंगे। कह रहा है जी जहाँ जो ट्रिगर था, ट्रिगर क्या होता है? किसी चीज़ का शुरुआती कारण, है ना। जैसे बंदूक चलती है तो ट्रिगर से चलती है ना, तो बंदूक को ट्रिगर कर देता है, चला देता है उसको। कह रहा है वैसे ही इस बंदूक के चलने का जो कारण है प्रोटेस्ट की, इसका जो ट्रिगर है वो था हाईकोर्ट का एक डिसीजन जो आया था पिछले महीने। और ये डिसीजन था फिर ले आने का, री इंट्रोड्यूस कर देने का पुराने कोटा सिस्टम को। अब ये बीच वाला छोड़ देते हैं क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है, डैश डैश दोनों के बीच का है, छोड़ दो इसको। कह रहा है जी जहां इस प्रोटेस्ट का रीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वहां की हाई कोर्ट का डिसीजन। कह रहा है वही बात ये है कि जी मिस्टर हसीना जो है, मिस हसीना,
इनकी जो हैंडलिंग है इस पूरे क्राइसिस की, इसने बना दिया है इस सिचुएशन को और ख़राब। तो ये शुरू हुआ था हाई कोर्ट के डिसीजन की वजह से, लेकिन ये आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मिस शेख हसीना ने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। समझ गए? अब बीच का ऐड कर दो। कोटा सिस्टम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है इनके बीच में। 56% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, 56% जॉब्स का कोटा है वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जिसमें इंक्लूड है 30% डिसेंडेंट्स के लिए, वारिसों के लिए, जो है बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के 71 के आज़ादी की लड़ाई के शहीदों के। तो 56% आरक्षण वहाँ मिलता है, जिसमें से 30% शहीदों के बच्चों को मिलता है। तो ये कोटा सिस्टम है जिसको लाने की कोशिश की जा रही है हाई कोर्ट के द्वारा। 2018 में इसको उन्होंने हटवा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट चाहती है अब 2024 में फिर से ये कोटा सिस्टम लगा दिया जाए। ट्रिगर की वर्ब है वॉज, ट्रिगर वॉज अ डिसीजन, डिसेंडेंट यानी वारिस है ना, हैंडलिंग की वर्ब है मेट। बड़े आगे, इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल, मुश्किल नहीं है ना। कह रहा है जी व्हेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट बैक्ड बाय ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बीएनपी ब्रोक आउट, शी डिसमिस्ड प्रोटेस्टर्स एज राजाकर्स। कह रहे जब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट थे, और कौन से प्रोटेस्ट थे भाई, देखो एक कोमा यहाँ लगा, एक कोमा यहाँ लगा, दोनों के बीच में प्रोटेस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। वो प्रोटेस्ट थे जो बैक्ड थे, सपोर्टेड थे, और किसके द्वारा, बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के द्वारा, जिसका नाम है बीएनपी। कह रहे जब ये प्रोटेस्ट जो हैं बीएनपी ने जो करवाए हैं, जब ये ब्रेक आउट किए, जब ये ब्रोक आउट हुए, जब ये अचानक से फट पड़े, शुरू हो गए, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि जो शी हैं यानी शेख हसीना हैं, इन्होंने डिसमिस कर दिया इन सभी प्रोटेस्टर्स को, बच्चों को राजाकर बोल करके। अब ये राजाकर कौन है भाई, कह रहा है जी विच इज़ कंसीडर्ड टू बी डेरोगेटरी। कह रहा है जो कि माना जाता है राजाकर नाम का वर्ड कि ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, एक अपमानजनक वर्ड है। डेरोगेटरी मतलब जो आपको डेरोगेट करे, आपको अपमान करे। और क्यों है, कह रहा है जी एज इट रिफर्स टू दोज हु एडिड द पाकिस्तानी मिलिट्रीज जेनोसाइड्स, क्योंकि ये वर्ड रिफ़र टू करता है, इशारा करता है उन लोगों की तरफ, दोज की तरफ, जिन लोगों ने मदद किया था पाकिस्तान की मिलिट्री के नरसंहार को, जिनोसाइड को, खून खराबे को। और ये खून खराबा किसका हुआ, ऑफ लोकल्स, वहाँ के बांग्लादेश के लोगों का। और ये हुआ था इन अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में, आज बांग्लादेश, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान। और हुआ था प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के बनने से पहले। तो पाकिस्तान की मिलिट्री जब वहाँ थी और जिनोसाइड कर रही थी, तो जो बांग्लादेशी उस जो है मिलिट्री के साथ मिले हुए थे, बांग्लादेशी यानी बांग्लादेश के लोग, उनको बोला जाता है राजाकर्स। और ये वो लोग हैं जो एक डेरोगेटरी टर्म है जिनके लिए, समझ गए ना, ये लोग वो हैं जो गद्दार है देश के, जिन्होंने देश के साथ, अपने लोगों के साथ गद्दारी की थी पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मिलके। तो ऐसा शेख हसीना ने बच्चों के लिए बोल दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वर्ब है ब्रोक आउट, ब्रेक आउट करना, किसी चीज़ का अचानक से फट पड़ना। शी की वर्ब है डिसमिस्ड, डिसमिस करना, किसी चीज़ को खारिज करना, है ना, बोल देना भाई ये तो राजाकर्स है, ऐसा बोल के खारिज कर दिया बच्चों को। वर्ब को मैं पिंक कलर दे देता हूँ यहाँ, ठीक है। अच्छा, विच आया राजाकर वर्ड के लिए, विच की वर्ब है इज कंसीडर्ड। इट आया इस वर्ड के लिए, वर्ब है इसकी रिफर्स। हु आया उन लोगों के लिए जिन्होंने मदद किया था, हु की वर्ब है एडिट, एड करना, किसी की हेल्प करना। जिनोसाइड, पोग्रोम, ब्लडशेड, कार्नेज, याद है ना, नरसंहार के सिनोनिम्स हैं। अब ध्यान देना, जब भी आप रिफ़र टू करते हैं, एक तो इसको रेफ़र मत बोला करो, कुछ लोग बोलते हैं रेफ़र। रेफ़र क्या होता है, रेफ़र नाम का तो कोई वर्ड है नहीं, तो रिफ़र बोलते हैं इसको, सही तरीके से बोलना चाहिए। और रिफ़र के बाद में हमेशा आप टू लगाएंगे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। जैसे आपने मुझसे कुछ पूछा और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे बाजू वाले को ये बात पता है, तो मैं आपको रिफ़र करूँगा मेरे बाजू वाले की तरफ कि भाई इससे पूछ ले, है ना। तो रिफ़र टू, पॉइंट टू, परटेन टू, ये टू लगने वाले वर्ड्स हैं और तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं यहाँ रिफ़र विद लगा दूँ, रिफ़र एट लगा दूँ तो गलत हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। अर्स्ट वाइल मतलब उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, आजकल उसको बांग्लादेश बोला जाता है। कह रहा देयर वर ऑल्सो एलिगेशंस दैट द स्टूडेंट विंग ऑफ मिस हसीनास अवामी लीग अटैक्ड द प्रोटेस्टर्स,
कह रहा है ऐसी भी एलिगेशंस रही हैं, ऐसे भी आरोप रहे हैं कि हसीना की जो पार्टी है, शेख हसीना की अवामी लीग, उसकी जो स्टूडेंट विंग है उसने भी अटैक कर दिया इन प्रोटेस्टर्स को। कह रहा है जी बिसाइड्स पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, साथ ही साथ पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के। तो बाकी तंत्र सरकारी तो लगा ही हुआ है इन बच्चों को कूटने पीटने में। शेख हसीना की पार्टी के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट विंग है, वो भी इन बच्चों को अच्छे से अटैक कर रही है। एलिगेशंस की वर्ब है वर, स्टूडेंट विंग की वर्ब है अटैक्ड। जब भी किसी पे अटैक करें उसके बाद में ऑन प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे अपना ऑब्जेक्ट लेगी। रशिया अटैक्ड यूक्रेन, रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन नहीं, रशिया अटैक्ड यूक्रेन। अटैक के बाद में ऑन तब लगता है जब अटैक एक नाउन हो, समझ गए ना। रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन हैज़ नॉट बिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे अटैक एक नाउन बन जाएगा। थोड़ा अगर बेसिक समझते हो नाउन वर्ब के बीच का डिफरेंस तो ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, और अगर बेसिक समझते ही नहीं हो तो फिर क्या करना है। होम पेज पे चैनल के प्लेलिस्ट रखी हुई है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उस प्लेलिस्ट को चला लो। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा चैनल होम पेज है, YET योर इंग्लिश ट्यूटर। इसको खोलो फ़ोन में, लैपटॉप में, नीचे चलो थोड़ा थोड़ा। मैथ्स वाली जो प्लेलिस्ट है अंकुर सर की, इसके बिल्कुल नीचे आपको मिलेगी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। हल्के में मत लेना, ये 50 वीडियोस के अंदर आपका इंग्लिश को लेकर के नज़रिया बदल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लॉजिक के साथ में चीज़ों को सीखेंगे। लाखों लोग देख चुके हैं इन प्लेलिस्ट को। शुरू कर दो आज से, 1-1.5 महीने में आपका पूरा इंग्लिश का पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, ऊपर ही आपको एक वीडियो और दिखेगी, YET एडिटोरियल क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें। तो ये 12 मिनट में आप समझें कि आपको एडिटोरियल पढ़ना कैसे है मेरे साथ, ठीक है। ये सब कुछ कैसे करोगे आप, तो इस वीडियो से आप चला करके आज से ही उसी तरीके से चलना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, ये तो हो गया ना। कह रहा है द क्राइसिस स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ब्रिंगिंग ढाका द मेगा सिटी ऑफ 10.2 मिलियन पीपल टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। ये क्राइसिस, ये तूफान स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। छोटी सी बात का तूल पकड़ गया, बहुत बड़ा हो गया स्पाइरल आउट करना। और लाते हुए ढाका को, जो एक मेगा सिटी है, बड़ा शहर है, तकरीबन 1 करोड़ लोगों का, 10.2 मिलियन पीपल का, उसको एक ग्राइंडिंग हॉल्ट तक। किसी चीज़ को अगर आप ग्राइंडिंग हॉल्ट तक लाते हैं ना, तो ऐसा समझो उस चीज़ को आप धीरे धीरे करके रोक देते हैं। जैसे पंखा होता है ना, 5 नंबर पे चल रहा हो, आप अचानक से उसको बंद करेंगे तो पंखा ग्राइंड करता हुआ धीरे धीरे आवाज़ करता हुआ बंद हो जाएगा। वैसे ही ढाका का पंखा भी अचानक से बंद हो गया, सिटी पूरी की पूरी रुक गई। क्राइसिस की वर्ब है स्पाइरल, स्पाइरल करना, किसी चीज़ का बहुत बड़ा हो जाना, ग्रो कर जाना, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाना, है ना। स्पाइरल और स्नोबॉल एक ही बात है। बांग्लादेश की वर्ब है, अच्छा बांग्लादेश आगे आएगा, क्राइसिस की वर्ब होगी ये ब्रिंग समथिंग टू ग्राइंडिंग हॉल्ट, किसी चीज़ को बिल्कुल रोक सा देना धीमे धीमे करके। कह रहा ऑन संडे द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट स्केल्ड बैक द कोटा सिस्टम ऑफरिंग अ मेजर विक्ट्री टू प्रोटेस्टर्स। कह रहा है संडे को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने स्केल बैक कर दिया। स्केल का मतलब होता है लेवल, बैक का मतलब होता है पीछे। तो ये कोटा का लेवल पीछे ले आए, 56% से छोटा करके इन्होंने 2-3-5% कर दिया। और कैसे किया, ऑफर करते हुए, देते हुए एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी जीत वहाँ के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को। सुप्रीम कोर्ट की वो है स्केल बैक करना बता दिया आपको मैंने। 56% कोटा का इन्होंने 4-5% छोटा सा कर दिया, पीछे ले आए उसको। कह रहा द 30% कोटा हैज़ नाउ बीन ब्रॉट डाउन टू 5%। शहीदों का जो 30% का कोटा है उसको ब्रिंग डाउन कर दिया गया है 5% पे, 5% पे। एंड रेमेनिंग रिजर्वेशंस टू 2%, बाकी बचे हुए कोटा को ले आए हैं 2% पे। तो 5 और 2 7% कर दिया है 56 को। कह रहा है वाइल 93% गवर्नमेंट जॉब्स वुड बी ओपन फॉर ऑल बांग्लादेशीज, जबकि 93%, बाकी बची हुई 93% जॉब्स ओपन रहेंगी, खुली होंगी सभी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। 30% कोटा की वो है हैज़ नाउ बिन ब्रॉट डाउन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है परफेक्ट टेंस में, हैज़ बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रिंग डाउन करना यानी नीचे लाना, स्केल बैक का ही सिनोनिम है। 93% जॉब्स की वर्ब है वुड बी। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, फटाफट देख लो।
कॉन्सेप्ट देखो 3-4 दिन पहले भी करवाया था और आज फिर करवा रहा हूँ ताकि रिपीटिशन हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन ये कहता है इस कॉन्सेप्ट में कि परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन और रेशो, ये वर्ड्स की खुद की कोई वर्ब होती ही नहीं है। ये वर्ड्स चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, इनके बाद में रखे हुए नाउन के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। अगर इनके बाद में रखा हुआ नाउन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वो नाउन प्लूरल है तो उस केस में प्लूरल वर्ब आएगी। यूज़ करके दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट। 30% ऑफ कस्टमर्स हैज़ या हैव एक्सप्रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन विद द सर्विस। 30% कस्टमर्स ने दिखाया है, एक्सप्रेस किया है अपनी नाराज़गी को, निराशा को कंपनी की सर्विसेज को लेकर के। यहाँ पे हैज़ और हैव में से एक चूज़ करना है। लेकिन दूसरा देखो, अबाउट 30% ऑफ सन्स एनर्जी हिटिंग द अर्थ इज या आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। 30% जो सन की एनर्जी है, सूरज की ऊर्जा है, जो हिट करती है अर्थ को, जो धरती तक आती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, फिर चली जाती है स्पेस में। यहाँ भी 30%, यहाँ भी 30%। ऊपर वाले में वर्ब आएगी हैव यानी कि प्लूरल, और नीचे वाले में वर्ब आएगी इज यानी कि सिंगुलर। ऐसा क्यों हुआ भाई? टेक्निकली तो यहाँ भी 30%, यहाँ भी 30%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, रेशो की खुद की कोई वर्ब होती ही नहीं है। वर्ब कहाँ रखी हुई है? इनके बाद में रखे हुए नाउन के लिए। अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ के बाद वाला नाउन पकड़ लो, अगर ऑफ नहीं है तो ऑफ के बिना वाला नाउन पकड़ लो। कस्टमर्स के लिए आपको प्लूरल वर्ब हैव लगानी है, और यहाँ पे सन की एनर्जी के लिए सिंगुलर वर्ब इज लगानी है। एनर्जी को काउंट नहीं कर सकते ना, 1 एनर्जी, 2 एनर्जी, 3 एनर्जी, अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर और अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल नाउन्स प्लूरल वर्ब लेंगे। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड पीपल लिव या लिव्स अलोन। एक बहुत बड़ा हिस्सा ओल्ड पीपल का अकेला रहता है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की खुद की कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है ओल्ड पीपल की, और पीपल एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन की वर्ब होगी लिव। क्लियर है फॉर्मूला? चलो क्लियर है तो दिखाओ इसको। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर एडमिटेड टू द कॉलेज। कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं इस कॉलेज में दाखिल हुए हैं, एडमिट हुए हैं, ठीक है, या होते हैं। तो इज लगाऊं, आर लगाऊं, स्टूडेंट्स के हिसाब से लगाऊं, परसेंटेज के हिसाब से लगाऊं, चेक करो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। खुद को आप है ना टेस्ट करो। गलत होता है तो मैं आपको रिप्लाई करता हूं ज़रूर से, आपका कमेंट देख करके। सही होगा तो हार्ट दे दूंगा। सब बच्चे इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी, द कोटा सिस्टम इस्टेब्लिश इन 1972 हैज़ बिन अ सेंसिटिव इशू फॉर ईयर्स। ये आरक्षण का जो सिस्टम है 1972 में जो आया था बांग्लादेश बनने के बाद, ये रहा है एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा कई सालों से, फॉर ईयर्स। हैज़ बिन परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्यों लगाया गया है? क्योंकि किसी काम की मियाद बताई गई है, इशू रहा है कई सालों से, 4 प्लस में ड्यूरेशन दी गई है, तो आपको परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो है कंटिन्यूस टेंस भी लगा सकते थे। फॉर्मूला तो यही कहता है 4 सिंस के साथ में आ जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। इस केस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है। हैज़ बिन, आगे वर्ब तो लगाओ कोई। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ से लाओगे? ये एक स्टेटिव सेंटेंस है, कोई वर्ब नहीं, किसी की अवस्था बताई गई है। मैं अच्छा रहा हूँ, वो बुरा रहा है, और ये सिस्टम जो एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। समझ गए ना? तो रहना एक वर्ब नहीं है, रहा है कोई चीज़, एक स्टेट अवस्था है। अवस्था के केस में आप पीपीसी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगी नहीं लगाने के लिए, तो मजबूरन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। इस पे अलग से क्लास कर चुके हैं 5, 7, 10 मिनट की, सब बच्चे देख लेना, और उस प्लेलिस्ट में भी कवर्ड है जो आपको मैंने दिखाई थी। करें 2018, आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट मिस हसीना स्क्रैप्ड ऑल रिजर्वेशंस थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कह रहा है 2018 में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद शेख हसीना ने स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में स्क्रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को कबाड़ में फेंक देना। तो हसीना मैडम ने डिसमिस कर दिया, कबाड़ में फेंक दिया सारे रिजर्वेशन के सिस्टम को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट या वहाँ की प्राइम मिनिस्टर दे सकती है। हसीना की वर्ब है स्क्रैप्ड।
कह रहा है द प्रोटेस्टर्स ऑपोजिशन नाउ इज ड्रिवन बाय बोथ द इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ साउथ एशियन नेशन ऑफ 170 मिलियन एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स। कह रहे लेकिन इस बार जो ऑपोजिशन है, इन प्रोटेस्टर्स का जो विरोध है वो ड्रिवन है, वो आगे बढ़ रहा है। ड्रिवन होना किसी चीज़ का आगे ड्राइव होना, तो वो ड्राइव हो रहा है पैसिव वॉइस में, आगे बढ़ रहा है दोनों ही चीज़ों से, बाय बोथ। अब पहली चीज़ है वहाँ की इकोनॉमिक रियलिटीज़, वहाँ की आर्थिक हकीकत इस साउथ एशियन नेशन की, बांग्लादेश की, जो 17 करोड़ लोगों का आबादी वाला देश है। एक तो इससे आगे बढ़ रहे हैं प्रोटेस्ट, वहाँ की इकोनॉमिक रियलिटी बहुत ख़राब है, और दूसरा कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स भी वहाँ पे है, सियासी चिंताएं भी लोगों को है, जिस वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन की वो है इज ड्रिवन, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। कह रहा है जी डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर मिस हसीनाज लीडरशिप बांग्लादेश रिमेन्स अ पुअर कंट्री। कह रहा है जी बावजूद तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के, रैपिड होने वाली आर्थिक विकास के जो हसीना की लीडरशिप में हुआ, इसके बावजूद, इसके डिस्पाइट बांग्लादेश बना हुआ है आज भी एक गरीब देश, एक पुअर सा कंट्री। कह रहा वेयर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स एट अराउंड 20%, जहाँ पे नौजवानों की यानी यूथ की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट खड़ी है, बनी हुई है लगभग 20%। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की वो है रिमेन्स, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की वो है स्टैट्स। कह रहा जी गवर्नमेंट जॉब्स आर सीन एज मोर स्टेबल एंड हाईली सॉट आफ्टर। सरकारी जॉब्स जो हैं वो देखी जाती हैं ज़्यादा स्टेबल के तौर पे और बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर के तौर पे। सीक आफ्टर करना, किसी चीज़ के पीछे भागना, किसी चीज़ को पाने के लिए पागल हो जाना। सीक वर्ब वैसे अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, लेकिन सीक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें आप किसी चीज़ को पागलों की तरह पाने की कोशिश करते हैं। तो सीक से सॉट आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई गई है एडजेक्टिव। कह रहा है सरकारी जॉब्स को वहाँ पे और ज़्यादा स्थिर और हाईली सॉट आफ्टर माना जाता है। लोग पागलों की तरह इसके पीछे, इनके पीछे दौड़ते हैं। जॉब्स की वर्ब है आर सी। कह रहा है जी ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ हैज़ बीन अ सोशल टाइम बॉम्ब। बढ़ती हुई जो फ्रस्ट्रेशन है यूथ में, वहाँ के नौजवानों में, वो रही है एक सामाजिक टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या होता है? ऐसा बॉम्ब जो बस टाइम पूरा होगा और फट जाएगा, टिकिंग टाइम बॉम्ब बोलते हैं इसको। तो एक फ्रस्ट्रेशन एक बॉम्ब की तरह है, इस बार फट गई, बनी तो ये काफ़ी वक्त से हुई थी। फ्रस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ बीन। अगेन परफेक्ट टेंस स्टेटिव वर्ब। कह रहा है द प्रोटेस्टर्स एंड अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो से द कोटा सिस्टम मोस्टली बेनिफिट्स द अवामी लीग। प्रोटेस्टर्स जो हैं और पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपोजिशन वाली, वो भी ये कहती हैं कि ये पूरा कोटा का सिस्टम जो है ये बेनिफिट करता है, मोस्टली ये फ़ायदा देता है ज़्यादातर अवामी लीग को, शेख हसीना की पार्टी को, मुजीबुर रहमान की पार्टी को। मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, उनकी बेटी ही तो है शेख हसीना। तो प्रोटेस्टर्स यही कहते हैं कि अवामी लीग जिसने देश को आज़ादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं की पार्टी के लोगों को आज भी आरक्षण का फ़ायदा मोस्टली मिल रहा है। और ये कौन लोग हैं? आगे लिखा भी हुआ है, विच फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया, फाइट किया, एंड हेल्प्स द रूलिंग पार्टी टाइटन इट्स ग्रिप ओवर द ब्यूरोक्रेसी। और ये कोटा सिस्टम हेल्प भी करता है, मदद भी करता है अवामी लीग को, हसीना की पार्टी को, कि वो टाइटन करे, मजबूत बनाए और टाइट करे इसकी ग्रिप यानी पकड़ वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वहाँ के सरकारी तंत्र के ऊपर। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखना, थोड़ा टेढ़ा सेंटेंस है। प्रोटेस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टीज़ की वर्ब है से, कोटा सिस्टम की वर्ब है बेनिफिट्स, विच आया है अवामी लीग के लिए, इसकी वर्ब है जी फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म V2 लगी हुई है, वो अवामी लीग जिसने फाइट किया था देश की इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए। अब देखो दूसरी वर्ब है हेल्प्स, ये वर्ब विच की नहीं है, ये वर्ब है जी कोटा सिस्टम की। कोटा सिस्टम बेनिफिट्स एंड कोटा सिस्टम हेल्प्स। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब ये वर्ब कोटा सिस्टम की क्यों है, विच की क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक अलग कहानी है। इस सैटरडे की क्लास में इन स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करवाऊंगा आपको। चाहिए तो ज़रूर से बताना कमेंट्स में कि सर वर्ब मिलाते कैसे हैं। आपने बता दिया ये इसकी वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है, मैं कैसे मिलाऊं? तो सैटरडे की क्लास में अगर आपको चाहिए तो एक अलग सेशन करेंगे 15 मिनट का, जिसमें वर्ब क्यों मिलती हैं, किस सब्जेक्ट से मिलती हैं, क्या रीज़न है,
इसको अपने समझेंगे, लॉजिकली समझाऊंगा। चलो डालना कमेंट्स में, बताना। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग देख लो, इसकी स्पेलिंग भूल जाओ पहले, मैं आपको लिखना सिखाता हूँ ताकि इसकी स्पेलिंग खुद से याद रख सको जब स्पेलिंग एरर में ये वर्ड आए। देखो सबसे पहले वर्ड लिखना है ब्यूरो, तो BUREAU, इतना ही आपको याद रखना है। ब्यूरो मतलब एक बेंच, एक टेबल जिस पे कोई अफसर बैठता है, ठीक है। BUREAU, ब्यूरो अगर आपने याद कर लिया तो क्रेसी लगा देना इसके पीछे। बोल लो, लिख लो, स्पेलिंग ऐसे ही याद होगी। नहीं याद कर पाए तो इसको आप स्पेलिंग एरर में हमेशा गलत करोगे। बढ़े आगे। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर हैज़ कम एज अ रिलीफ फॉर बोथ साइड्स। स्पेलिंग मैंने सही लिखी थी या गलत लिखी थी, एक बार देखने दो मुझे। BUREAU है ना, यही है ना। चलो, कह रहे सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर हैज़ कम एज अ रिलीफ फॉर बोथ साइड्स। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो आया है एक रिलीफ की तरह दोनों साइड्स के लिए, हसीना के लिए भी और प्रोटेस्टर्स के लिए भी। मिस हसीना शुड बी विलिंग टू टॉक टू द प्रोटेस्टर्स एंड अपोजिशन लीडर्स। हसीना मैडम को विलिंग होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि वो बात कर सकें प्रोटेस्टर्स से और ऑपोजिशन के लीडर्स से। और क्यों? टू फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशंस, ताकि ढूंढ पाएँ एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशंस को। और सोल्यूशन किसके लिए? बाय रिफॉर्मिंग द रिजर्वेशन सिस्टम, रिफॉर्म ला करके, सुधार ला करके वहाँ के रिजर्वेशन सिस्टम में। तो एक मौका है इनके लिए सिस्टम को सुधारने का। विलिंग होना, तैयार होना, किसी चीज़ के लिए रेडी होना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है रिलक्टेंट। स्पेलिंग्स आपके सामने लिख रहा हूँ, याद भी हो जाएं। RELUCTANT, रिलक्टेंट, किसी चीज़ के लिए तैयार ना होना। कह रहे द प्राइम मिनिस्टर्स हाई एंडेड स्टाइल एंड द परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन आर ऑल्सो हर्टिंग द कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस एंड वीकनिंग इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर की जो हाई हैंडेडनेस है, हाई हैंडेड स्टाइल मतलब आपका प्राइडफुल स्टाइल जो है, प्राइडफुल जो आपका एटीट्यूड। हाई हैंडेड का मतलब है प्राइड से या गुमान से भरा हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर का गुमान से भरा हुआ जो स्टाइल है और इनका जो लगातार बना हुआ परसिस्टेंट हॉस्टिलिटी है, यानी दुश्मनी है वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के विपक्ष के बीच में। कह रहे ये भी हर्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा, और क्या कर रहे हैं? एंड वीकनिंग इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, और कमज़ोर बना रहे हैं वहाँ के राजनीतिक सिस्टम को। हाई हैंडेड स्टाइल और हॉस्टिलिटी, इन दोनों की वर्ब्स है आर हर्टिंग और दूसरी वर्ब है आर वीकनिंग। आर को दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सेम है, कॉमन है, तो हेल्पिंग वर्ब को एक बार लिखा जाए पहली बार और दूसरी बार छोड़ दिया जाए। हाई हैंडेड मैंने आपको बता दिया, गुमान से भरा हुआ। एक और वर्ड है अंडर हैंडेड, ठीक है, करवाया हुआ आपको कई बार, वोकैब शीट में खोल के देखो, याद रखना दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, हाई हैंडेड और अंडर हैंडेड। कह रहा है मिस हसीना शुड शो अकाउंटेबिलिटी बाय ऑर्डरिंग एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ प्रोटेस्टर्स। कह रहा है हसीना जी को यही काम करना है, इनको अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी, इनको अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी, ऑर्डर करके एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को, एक आज़ाद जांच को, निष्पक्ष जांच को, जो है इस बड़े आंकड़े में डेथ्स की, प्रोटेस्टर्स की 163 मौतों की। तो इनको ऐसे जिम्मेदारी अपनी अब दिखानी चाहिए। कह रहा है एंड इन द लॉन्ग रन हर गवर्नमेंट शुड एड्रेस द बूमिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और अगर लॉन्ग रन में देखें, लंबे वक्त में देखें, तो इनकी सरकार को एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, हल निकालना चाहिए बढ़ती हुई बेरोजगारी के इस तूफान का। कह रहा है जी कौन सा तूफान है? विच इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड विल कम बैक टू हॉन्ट हर वन वे और अनदर। कह रहा है ये वो तूफान है, वो क्राइसिस है, अगर छोड़ दिया गया अनचेक्ड। चेक करना, किसी चीज़ पे लगाम लगाना, अनचेक्ड मतलब जिसको कंट्रोल ना कर सकें, जो खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा हो। कह रहा है ये वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है जो अगर धड़ल्ले से चलता रहा, लगाम ना लगाया गया, छोड़ दिया गया अनचेक्ड, तो ये वापस आएगा, कम बैक करेगा हसीना को हॉन्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए, किसी ना किसी तरीके से, वन वे और द अदर। वन वे मतलब इस तरीके से, या और द अदर किसी और तरीके से, ठीक है। तो एक फ्रेज है अंग्रेजी में, वन वे और द अदर। गवर्नमेंट की वर्ब है
शुड एड्रेस, एड्रेस करना, अगेन संबोधित करना, हल निकालना किसी समस्या का, है ना। एंड विच की वर्ब है विल कम, कम बैक मतलब फिर से आएगा। हॉन्ट करना यानी किसी को सताना, जैसे आत्मा भूत प्रेत सताते हैं ना किसी को, उसको हॉन्ट वर्ड से बताया जाता है। तो इस प्रोटेस्ट की, इस समस्या की आत्मा जो भूत प्रेत है शेख हसीना को सताने वाला है किसी ना किसी तरीके से। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। शुरू में मुझे मुश्किल लग रहा था, मुझे लग रहा था कैसे पढ़ाऊंगा, आज का आर्टिकल मुश्किल है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में आपको अब इजी लग रहा होगा। और यही खूबी होती है अच्छे स्टूडेंट और अच्छे टीचर की, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चंस पे। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और एक बार में जवाब देना है। कौन सी पार्टी ने बैक किया है, सपोर्ट किया है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को? अवामी लीग ने, बीएनपी ने, जतिया पार्टी ने, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने? सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है, इस वीडियो के नीचे चेक करना। कह रहा है जी इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म इशू है जिसको हसीना की सरकार को ज़रूरत है एड्रेस करने की इस आर्टिकल के हिसाब से? एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना, ये लॉन्ग टर्म इशू है। गवर्नमेंट में करप्शन कम करना, ये लॉन्ग टर्म इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को जो बूम कर रहा है उसको संबोधित करना, ये लॉन्ग टर्म इशू है। या नेबरिंग कंट्रीज से, पड़ोस के देशों से इस रिलेशन सुधारना, रिश्ते सुधारना, ये लॉन्ग टर्म इशू है। बड़े इजी क्वेश्चन हैं आज के, बट आर्टिकल ही मुश्किल नहीं था तो क्वेश्चन कैसे मुश्किल बनेंगे? फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे आंसर्स रखे हैं, जाके चेक करें। किसी चीज़ का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, तो याद रखना बर्फ़ के गोले से इसको कनेक्ट करके पूछा है मैंने आपसे, वन वर्ड क्या बनेगा? ब्रेक आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, तो वो बॉक्स में कोई गुब्बारा है, कैसे वो ब्रेक आउट किया, है ना, वहाँ से इसको कनेक्ट करना। मैसेकर वर्ड का मीनिंग पूछा है, कार्नेज, इरप्ट या अर्स्टवाइल। हाई हैंडेड क्या होता है? वन वर्ड मैंने आपसे पूछा है, हाई हैंडेड। सही स्पेलिंग पूछी है ब्यूरोक्रेसी की, 3 स्पेलिंग्स में से एक स्पेलिंग निकालो, लिख करके देखना खुद से, टाइप करना मोबाइल में कहीं, है ना। लिखोगे तब तक, जब तक नहीं तब तक स्पेलिंग्स नहीं बैठेंगे दिमाग में। और लास्ट में ईडियम है टू ब्रिंग समथिंग टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट, तो वो पंखे से, इसको मैंने आपको बताया था 5 नंबर पे चल रहा पंखा, बंद कर दिया, तो वहाँ से इस ईडियम का मीनिंग कनेक्ट करके आपको बताना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर फिर अगेन बता रहा हूँ, रखे हुए हैं, चेक करना। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिल सकती है आपको देयर नाम के वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिलेगी इस 50% वर्ड के या 50% के साइन की वजह से, और तीसरी आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, इस पर्टेन नाम के वर्ड के आसपास। चलिए आंसर चेक करके फर्स्ट कमेंट से बताना 11 में से कितने नंबर मिले। क्लास कैसी लगी आज की, सब समझ में आया? पूरा देखते हो तो लिख दिया करो सर पूरा देखा पीडी, और इंटरेस्टिंग लगा पीडी आए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं ऐसी क्लासेस रिपीट कर सकूं जो आपको, जो थीम्स अच्छी लगती हैं। चलिए कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।